वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे और आपको मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। आई होप आपकी यूपीएससी की जर्नी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आज फिर से आपसे मुलाकात हो रही है करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर, जहाँ पे हम डेली सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारी हिस्ट्री के रिलेटेड करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसको हम कैप्चर करके किसी तरीके से आपसे पहुंचा लें। बार बार आपसे कहता हूं कि हिस्ट्री अब एक डायमेंशनल एनालिटिकल एनालिसिस और बड़ा ही एक डिफरेंट फॉर्मेट में देखा जाता है। आए दिन अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेली कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, और वो भी तब जब ये हमारे टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाए। रिसेंटली अगर आप को याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने स्पेशल क्लास के अंदर, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को याद भी होगा, स्पेशल क्लास के अंदर मैंने पर्टिकुलरली वी.डी. सावरकर के बारे में एक पूरी क्लास ली थी, और जिसमें मैंने कहा था कि एक बुक जो है उनके नाम पे पब्लिश हुई और क्या क्या उन्होंने जो है एज ए फ्रीडम फाइटर उन्होंने कितना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, या किस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कितना बड़ा उनका रोल रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इस तरीके की न्यूज़ आती हैं तो आपको बहुत ही बैलेंस अप्रोच से आंसर देना पड़ता है। आज का टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आज का टॉपिक है कि गांधीयन एंड सावरकर आइडियोलॉजी। वैसे अगर माना जाए तो इनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत कुछ जगहों पे आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी, बट काफ़ी जगह पे आपको डिससिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलेगी। अब ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि जब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक काफ़ी कंटिन्यूसली इसके ऊपर जो है न्यूज़ बनी रही। द हिंदू में भी आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, काफ़ी जगह पे आपको पढ़ने को मिला होगा। बट बीइंग एज ए यूपीएससी स्टूडेंट और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक कहाँ हमें लेके जा रहा है और हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसका कहीं ना कहीं डायमेंशनल और कुछ चीज़ें पॉलिटिकल लिंक के साथ जुड़ती हैं, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़ती हैं। अब क्योंकि हम पॉलिटिकली किसी चीज़ को नहीं पढ़ते, हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। और इसके ऊपर क्या क्या पर्सपेक्टिव हैं, हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, प्लस हम स्टूडेंट के तौर पे आपने क्या समझा है। क्योंकि जहाँ तक हम वी.डी. सावरकर की बात करें, अगर आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी होगी तो आपको ज़्यादातर रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय जो है आप पढ़ते हैं कि उन्होंने ये बोला था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। उसके बाद आपको 1920 के समय में कहीं थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलता है। तो बेसिकली अब चूंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो गई तो शायद मे बी यूपीएससी के लिए मेंस पर्सपेक्टिव में ये आंसर बनने के चांसेस बनते हैं, इवन प्री के लिए भी क्योंकि न्यूज़ में भी हैं, और मेंस के लिए ज़्यादा बनते हैं क्योंकि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो एक उम्मीद होती है कि आपसे वो जानने की कोशिश करता है कि आप क्या राय रखते हैं इस चीज़ में। और उस समय जब हम अपनी कोई राय रख रहे होते हैं तो वो देखता है कि इसका मेन जो सोचने का आइडिया है वो किस तरीके से। सो आज कोशिश करेंगे कि इसको बैलेंस अप्रोच में अच्छे तरीके से समझने की। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया, लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी, जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, जिनके साथ आप फ्रीली और एक अथेंटिसिटी के साथ जो है आपको पढ़ने का मौका मिलता है। जिन टीचर्स के साथ आपको ये पता चलता है कि आखिर यूपीएससी को अप्रोच कैसे किया जाता है, एक ही मंच पे, एक ही स्टेज पे जब ये टीचर पढ़ा रहे हों। और बहुत बार मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ डू अटेंड द लाइव क्लासेस, ईदर प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस। आपको जब आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक रैपो जो बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब इन टीचर्स के साथ जुड़ेंगे और डेफिनेटली आपको एक अपने आप में ही एक चेंज देखने को मिलेगी। अनअकैडमी की जो सबसे यूनिक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट के पास ऑप्शंस बहुत हैं। लाइक किसके पास वो ज़्यादा समझ सकता है, कौन सा टीचर उसको बहुत अच्छा लगता है जहाँ से वो हर चीज़ को एक बारीकी से अंडरस्टैंड करता है, वो हिस्ट्री से हो, वो पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जियो से हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूँ कि आप स्टूडेंट भी इसी तरीके से अपने हिसाब से देखेंगे, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं आपको गाइड करूँगा इस पर्सपेक्टिव में
अनअकैडमी ने इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है बेसिकली ये एग्ज़ाम आपकी पेशेंस का है, डेडिकेशन, पैशन, आप कितना रिवीजन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका नाम भी यहाँ आए। वैसे मुमकिन है, पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत इजी है बेटा, अपने आप पे विश्वास रखें। ये एक लॉन्ग मैराथन है, एक लॉन्ग जर्नी है, लेकिन इसके जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसके रिटर्न बहुत अच्छे हैं। और रिटर्न जब अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसका एक ही वे है कि भाई आपको सही पढ़ना है, आपको डिमार्केट करना पड़ेगा कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और टीचर के साथ आपको चलना पड़ेगा। टीचर आपको गाइड है और टीचर आपको दिखाता है कि सही रास्ता क्या है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, you can follow me on the UPSC Mentor YouTube channel under the banner of Unacademy, and you can follow me on the UPSC Mentor Telegram channel particularly to get an update regarding my live classes, वो प्लस की क्लासेस हों, वो स्पेशल क्लासेस हों, वो यूट्यूब की क्लासेस हों, वो मेरा कंटेंट हो, आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो बेटा आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, यूपीएससी मेंटोर विद सुहेल तुर्की। और मुझे ये लगता है कि जब एक आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मेरा एक कोशिश होता है कि मैं बच्चे से डायरेक्टली, मुझे ये लगता है कि मैं उसको जितना मेरे से हेल्प हो पाए वो चीज़ है। क्योंकि मुझे ये लगता है ये एग्ज़ाम बहुत डिमांडिंग है, ये एग्ज़ाम बहुत डिमांड करता है, हर टाइम डिमांड करता है, और उस समय टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। सो यू कैन ज्वाइन। एंड पर्सनली आई बिलीव, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी पे आप जाके अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप में से कोई भी क्लास आपको मिस हो गई है तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा खासा एक फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा कोशिश किया करें आपकी लाइव क्लासेस में ही अटेंड करने की, क्योंकि एक बहुत अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है। डाउट क्लियरिंग सेशन में ही हम लोग डायरेक्टली टीचर के साथ बात भी कर सकते हैं। Apart from that, Unacademy has come up with a different offer, like either you can go for the 3 month or 9 month, but I will suggest you one thing, अगर आप 2022 और 2023 2024 के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेटर वे है इस समय, और आप चूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि राइट टाइम पे अगर हम कोई चीज़ चूज़ करते हैं वो बहुत सही होती है। फॉर 1 year you have to pay only 77,000, दिस वॉज द ओल्ड प्राइस, नाउ अब 57,704, और जो कोर्स आपको 1 लाख रुपए के अबव मिलता था वो 82,000 में। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स से कहता हूँ, दैट दिस इज़ द 21 टेस्ट फॉर ईच ऑप्शनल कोर्सेज। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज बहुत डिफिकल्ट होती है, और वो भी 16 सेक्शनल वाइज 5 फुल लेंथ। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, ये एक मैप है आपका, रोड मैप। फिर उसके बाद आप प्री की भी टेस्ट सीरीज देते हैं, फिर मेंस की भी टेस्ट सीरीज देते हैं, जो कि 45,000 रुपीज़। और इसमें क्या है, टॉप एजुकेटर आपको एनालिसिस करके देंगे, और एज पर द यूपीएससी पैटर्न, ऐसा नहीं है। और बेस्ट मॉडल आंसर, और उम्मीद ये की जा सकती है कि जब भी हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो वही कहीं ना कहीं सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेम, बट रेलिवेंस तौर पे टीचर चेक करने की कोशिश करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे तो आपको इसमें 20 बुक्स मिलेंगी। इस बुक्स में आपको जनरल GS1, GS2, GS3, GS4, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द हिस्ट्री, जितनी आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी और जियो, और एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये बुक जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लिखी गई हैं। प्लस उसमें आपको अपडेटेड विद करंट अफेयर्स है, एंड यू विल गो विद अ लोन प्रोसेस एज वेल। डू पार्टिसिपेट इन द अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ अपकमिंग संडे को होने वाला है। होपफुली आप उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे विद आइकॉनिक। अगर आप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेते हैं, यू विल गेट अ पर्सनल गाइड, जो कि आपको टॉप मोस्ट जो है, गेट वन ऑफ गाइड फ्रॉम द टॉप एग्जाम एक्सपर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, यानी सारा कुछ वैसा ही है जैसा क्लास में ऑफलाइन में मिलते थे। एंड यहाँ पे आप जब ऐप खोलेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यू कैन यूज़ हियर माई कोड सुहेल10 टू गेट ए 10% ऑफ डिस्काउंट। एंड डू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग माई कोड, ये खाली इसलिए नहीं है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बट इसलिए है क्योंकि सुहेल सर आपके साथ साथ हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। अनअकैडमी के स्पेशल फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो एक आपको ये है कि आप 1 ईयर की ऑप्शनल के लिए भी जा सकते हैं।
24,750 और 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अभी अनअकैडमी में चल रहे हैं। स्पेशल क्लासेस का सबसे बेहतरीन फीचर जो लगता है मुझे वो ये है कि आप टीचर के साथ लाइव क्लास में डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। और मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे को जहाँ कहीं पे भी इशू होता है वो डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि एक्टिव वे में क्लासेस चल रही हैं, वो आप कर सकते हैं। और ये हमारी बैच स्टार्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो ऑल और टॉप एजुकेटर्स को बड़ी खुशी होती है कि इन एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ा रहे हैं, वेल एक्सपीरियंस। सो अच्छा मौका है बेटा, एक एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट वेट। आज हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी एंड वी.डी. सावरकर। इनको एक्चुअली मुझे ये लगता है कि बेस्ट वे तो यही है कि जब आप कंपैरिजन में पढ़ते हैं और कंपैरिजन में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो चीज़ें बड़ी सही और सही तरीके से समझ में आती हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बच्चों ने महात्मा गांधी को पढ़ लिया है। हमने इन्हें बहुत बार ये क्लासेस ली भी हैं और जहाँ पे मैंने महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी, इवन मैंने गांधी वर्सेस लेनिन, गांधी वर्सेस अगर याद होगा आपको तो कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया था, गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, गांधी एंड पी.टी. जवाहरलाल नेहरू, गांधी एंड वी.डी. सावरकर तो आज पढ़ रहे हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन दिस कंपैरिजन विल हेल्प यू बिकॉज वी.डी. सावरकर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जब भी आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं और कभी न्यूज़ आ जाए तो आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ें, क्योंकि आपके लिए चीज़ें बहुत अलग हैं। आप क्या कर सकते हैं, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। और ये बात है आइडियोलॉजिकल कि इनके आइडियाज़ मिलते भी थे या नहीं मिलते थे, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ये ज़रूरी नहीं है, दोनों एक यूनिक अलग अलग वे में थे, दोनों का अपनी एक सोच थी। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों में एक जैसी बात की गई हो, सहमति होती है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो हमें डिफरेंसेस भी देखने को मिली और कुछ हम लोगों को इसमें सिमिलैरिटीज भी देखने को मिली। व्हाट इज द इशू राइट नाउ गोइंग ऑन, क्यों इतना जो है वो हमें न्यूज़ में बार बार देखने को मिलता है। अब न्यूज़ देखिए ज़रा क्या है। 1911 ये एक डेट और 1947 ये दो डेट्स हैं जिसके ऊपर अब ये इशू बना है कि वो दो डेट्स को लेकर बना रहे हैं। पूरे इंटायरली अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते में अगर आप इसको, वैसे मैं नहीं चाहता हूं कि आप कंटिन्यूसली एक हफ्ते तक इतना पढ़ लेते, अब टीचर का यही काम होता है कि वो सब कुछ जमा करके आपको ईजिली आप तक पहुंचा देता है। अब ये जो न्यूज़ मैंने कवर की, इस पूरे न्यूज़ में जो इशू है वो ये है 1911 का और इशू है 1947 का। दो डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी, 1911 टू 1947। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे 1911 की डेट में मुझे वो मार्गली मिंटो रिफॉर्म का याद करिएगा 1909, 1911 के बीच में आपको फिर थोड़ा सा याद होगा एक जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम था वो कोई पूरा स्टेबिलिटी नहीं थी उसके अंदर। स्टेबिलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी गांधी आई नहीं थी और उसके बाद एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बीच में अगर आप देखेंगे, सो फ्रॉम 1911 टू 1947 variants of the Indian freedom struggle was primarily dominated by the two individuals। अब ये डेट जो है वो, क्योंकि अब बात समझिएगा, फ्रॉम सिंस 1915 गांधी जी इंडिया में आते हैं टिल 1947 तक आपको ये देखने को मिलेगा। By we take it at 1911, Indian freedom struggle was primarily dominated by the two individuals, महात्मा गांधी and वी.डी. सावरकर। यहाँ ये कहा जाता है कि आपको अगर डोमिनेंस देखनी है इस बीच में, इस डेट में, तो दो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत डोमिनेट किया, वी.डी. सावरकर, वीर, द ब्रेव हार्ट, बहुत ही बड़ा दिल था। एंड हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ देयर आइडियोलॉजी। अब हम जरा आइडियाज़ की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस अप्रोच में आंसर देना पड़ेगा। आप जितने भी मैंने आर्टिकल्स देखे उसमें कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो हमारे एग्जाम के लिए ठीक नहीं है और उसको आप ऐड कर भी नहीं सकते। ऐड करेंगे तो मार्क्स कटने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको बहुत ही बैलेंस करके आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज भी साथ में जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द आइडियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब आप अगर इनको देखेंगे, बिसाइड अचीविंग द इंडिपेंडेंस, भारत को आज़ादी 1947 में मिलती है, अब सब जानते हैं।
और ये आज़ादी जो थी, इसमें मुझे ये लगता है कि मैं इससे पहले भी एक बार टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, ये आज़ादी एक के साथ नहीं मिली। इस आज़ादी में पीजेंट, इस आज़ादी में माइनॉरिटीज़, इस आज़ादी में आपके यूथ, इसके आज़ादी में विमेन, इसके आज़ादी में ट्राइबल्स, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया है। सो पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल को हम लोग शायद इससे पहले भी एक क्लास मैंने ली थी कि क्या हिस्टोरियंस ने कहीं ना कहीं मिलिटेंट मूवमेंट को साइडलाइन कर दिया है। एक क्लास मैंने इससे पहले भी ली थी। दिस फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो इन्वॉल्व इन यूजिंग द आइडियाज एंड वैल्यू फॉर नेशन बिल्डिंग। साथ साथ में आपको नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद इस आज़ादी ने हमें एक वे दिखाया कि भारत कैसे बन सकता है, हाउ टू मेक वन नेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडियाज एंड वैल्यूज फॉर नेशन बिल्डिंग। देश कैसे बनेगा। देखिए 1947 तक हालात थोड़े से अलग थे और आपको ये मानना पड़ेगा कि यूनिटी नहीं थी, बहुत डिवीजन आ चुका था। आज़ादी के बाद एक ये कह सकते हैं आपकी हर एक अपने वे से चल रहा था। किसी को ये लग रहा था कि ये अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा होगा। पीडी जवाहरलाल नेहरू की सोच एक अलग थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थोड़ी सी सोच अलग तरीके की थी। उस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर हमने आज़ादी ले ली है, अब इस आज़ादी को बचाने की ज़रूरत है। और वहाँ पे नेशन को पूरा बिल्ड करना, नेशन को बनाना बहुत ही, एक होता है आज़ादी ले लेना, ये पहला पड़ाव था और ये फर्स्ट स्टेप था जो हो चुका था। अब सेकंड था कि किस तरीके से देश बनेगा। अब अगर आपको याद होगा, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टू कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी इंकम्पाइजिंग द राइट्स, लेफ्ट एंड द सेंटर। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक आइडिया से भारत बना होगा, फिर मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं। इसमें हर एक के आइडियाज इंपॉर्टेंट है। देश कभी भी किसी एक व्यक्ति की सोच से नहीं बना हुआ होगा, ये क्लियर है। और कुछ जैसे आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कहना कि यही एक था वो, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप किसी को चूज नहीं कर सकते हो कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर 4 मैं ऑप्शन आपको दे दूं कि गांधी जी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट लगते हैं, या आपको भगत सिंह इंपॉर्टेंट लगते हैं, या आपको चंद्रशेखर आज़ाद इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आपके लिए चूज करना मुश्किल है। आप ये कहेंगे सर हर एक का अपना एक यूनिक आइडियाज़ है और हर एक की कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इनमें से चूज करना कि एक अच्छा है और बाकी के 3 तो बुरे हो नहीं सकते ना। तो इसलिए आपको राइट, लेफ्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेंटर, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी और तभी जाके देश बनता है। और यही चीज पिछले 1 हफ्ते से चल रही है कि टू अंडरस्टैंड द बोथ आर इंपॉर्टेंट। गांधी अपनी जगह सही थे, वी.डी. सावरकर का सोच अपनी जगह सही थी, क्योंकि पास्ट की बात है तो शायद मे भी सर्कमस्टेंसेस को वही सूट कर रहा था, तो उसको आप फिर से दोबारा एक पॉलिटिकल गेन के लिए यूज नहीं कर सकते। टू अंडरस्टैंड दिस इज हिस्ट्री, और हिस्ट्री कभी छुपती नहीं है। और इंपॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे, इट वॉज इंडीड ए ब्रॉड सोशो इकोनॉमिक कल्चरल मूवमेंट। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट दैट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो थी ये एक समाजी या आप कह सकते हैं कि आर्थिक, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक कल्चरल मूवमेंट थी। बेटर ये कहना रेदर देन कहना कि, क्योंकि हमने आज़ादी किस चीज़ से ली, हमने आज़ादी अपने समाज के लिए ली। समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, अंग्रेज लोग अपना सिस्टम चला रहे थे। हमने आज़ादी ली इकोनॉमी से, पीजेंट बहुत दबाव में थे। हमने आज़ादी ली है अपने कल्चर को बचाने के लिए। सो इट वॉज अ सोशो इकोनॉमिकल मूवमेंट। Once you understand that it was a cultural, social, economic movement, you will understand that it was much broader. किसी ने समाज के लिए कुछ अलग किया, किसी ने इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में, अभी दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे थे, उन्होंने इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव में भारत को बहुत कुछ सिखाया। कल्चरल पर्सपेक्टिव में अरविंदो घोष की बात कर लें आप, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर को आप देखें, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसके बाद आपको याद होगा कि शिशिर कुमार घोष की बात कर लें, बहुत अच्छे से मैगजीन का काम किया। फिर विमेन की बात आप कर लें, जिसमें हम लोगों को बड़े अच्छे अरुणा आसिफ का नाम याद आता है। तो वो कल्चरली उन्होंने किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो एक अलग चीज दिखाता है। एंड देन अगर आप सोशल बात करें तो राजा राम मोहन रॉय वॉज देयर। उसके बाद आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर मुस्लिम्स की कम्युनिटीज में उठा के देख लें। सो एवरीबडी हैज प्लेड देयर ओन रोल टू मेक दिस नेशन एज ए कंट्री, एज ए यूनिटी।
एंड देन आफ्टर देयर पार्टिसिपेशन ऑफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और रिवाइवल मूवमेंट। मैं तभी कहता हूं भारत का जो है वो रिवाइवल भी हुआ है और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी है। रेवोल्यूशनरीज, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, लॉयल, प्रोग्रेसिव एंड इवन ए रेग्रेसिव वन। यू कैन नॉट पुट समवन टू लाइक कि यही वो बंदा था सर जिसकी वजह से आज़ादी। देखिए कभी जब मैं मॉडरेट के बारे में बात करता हूँ, वी स्टार्टेड इन 1885, तो बहुत सारे लोग बोलते सर बेकार लोग थे, टी पार्टी करते थे, बस एक बात कहनी थी। वही मॉडरेट में से दादा भाई नौरोजी निकल के कहते हैं कि हमने ड्रेन एंड वेल्थ थ्योरी दी। क्या हम वो भूल गए? उन्होंने सॉल्ट टैक्स की बात की, वो आपको याद रखना है। वो पहले थे जिन्होंने कहा था सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, वो हमें याद रखना है। वो पहले थे जिन्होंने पोस्टल सर्विस की बात की, वो हमें याद रखना पड़ेगा। वो पहले थे जिन्होंने कहा था कि जॉब जो है सिविल सर्विसेज के ऊपर उन्होंने बात की। फिर एक एक्सट्रीम लेवल आया जहां पे लाल बाल पाल की एक सिस्टम हमें देखने को मिला, उनके आइडियाज हमें देखने को मिले। दैट एक्चुअली शोज दैट it was a teamwork rather than putting someone to be there like it was the first person, like इस तरीके से यूज होना। so it will create a problem, hopefully you will answer in a such a way कि उसको समझ में आए कि कितना बैलेंस अप्रोच दे रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, beside the Gandhian stream of nation making, गांधी तो इंपॉर्टेंट थे ही थे, the other parallel but equally forceful stream was the stream of revolutionaries. You cannot like कि revolutionaries का कोई रोल ही नहीं था, गांधी ने किया सब किया, no. The revolutionaries has also played a vital role, maybe directly not indirectly। और revolutionaries के ऊपर मैं कह भी चुका हूं कि why the historians are not have sidelined these all the revolutionaries, ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोल ही नहीं है। So same case, I believe that हिस्ट्री को पढ़ने का एक मेथड है। मैंने इससे पहले भी बताया था, हिस्ट्री के अपने अपने मेथड हैं। कोई कैम्ब्रिज को फॉलो कर रहा है, कोई मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहा है, कोई सब ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को कर रहा है। आई बिलीव दैट एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट, बट एक वे से एक आंसर को लिखना शायद मुमकिन नहीं होगा, और वो भी हिस्ट्री में आप तो पॉसिबल ही नहीं ऐसा कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक व्हेन इट कम्स टू ए हिंदू आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एक बड़ा जो वी.डी. सावरकर और फिर गांधी के ऊपर एक कंसेप्ट है, वो मैंने पूरा ही लिख दिया है। More assertive, he described himself as a Sanatyan Hindu and a cow worshipper. No problem at all. See, everybody has the right, constitution देता है। आप किसी भी धर्म से हैं, आपका हक बनता है। आप ये पर्टिकुलर वोट नहीं निकाल सकते कि यार देखिए इन्होंने इसके बारे में बात की है तो शायद ये हिंदू को ज़्यादा फेवर करते थे और काउ वर्शिपर थे। तो इससे क्या साबित, देखिए आप जब पीछे हिस्ट्री को उठा के देखते हैं तो हिस्ट्री क्या आपको सिखाती है? हर एक को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आइडियाज आप बदल नहीं सकते ना, इनके आइडिया वैसे हैं तो इन्होंने इस तरीके से किया। एंड मोर प्रोग्रेसिव इन हिज अप्रोच, ही वाज अवर्स टू द रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो इसमें कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं हो सकता। अब कुछ लोगों का इश्यू है कि सर आपको नहीं लगता है कि उनके मेथड के अंदर आपको रिलीजियस पर्सपेक्टिव ज़्यादा देखने को मिलता है? तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, और कहीं पे भी आपको हक नहीं है कि कोई बंदा अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात करता है, वो उसकी सोच है, वो अपना मेथड है उनका, वो उनको हक दिया गया, उनका राइट है, और देश के लिए अगर वो बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी गलत नहीं है। और आपको भी ये बहुत ही बैलेंस अप्रोच करके देना पड़ेगा। एंड आई बिलीव दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग एज फार एज अगर आप कुछ ऊट पटांग न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, आपको करंट में सही तरीके से सही ढंग में बात देनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल स्टेट। किस चीज़ के बारे में? आइडियल स्टेट क्या थी? चैंपियन द केस ऑफ राम राज्य, विच इज एन आइडियल स्टेट वेयर इक्वालिटी इन जस्टिस प्रिवेल। जहां पे आपको जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, तो आप भी तो वही समाज चाहेंगे। अब वी.डी. सावरकर के लिए यही स्टेट है। ए हिंदू राष्ट्र इन विच एनीवन हु इज बर्न इन द मदरलैंड। अब हिंदू राज, ठीक है, ये राष्ट्र का बोर्ड जो है आपको याद होगा, मैंने बड़ा एक आई डोंट नो कि शायद आप लोग सही से हिस्ट्री को कितना, एक डायनेस्टी हमारे पास थी, दैट डायनेस्टी इज नोन एज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। उसमें राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में राष्ट्र का शब्द यूज किया गया है, तो फिर तो वहां पे भी प्रॉब्लम। देखिए, ए हिंदू राष्ट्र इन विच एनीवन हु इज बर्न, एनीवन मींस कोई भी, a motherland and love his country is a Hindu and irrespective of their religion, no problem at all। जो इंडिया की कंट्री में रहते हैं, क्योंकि आपको ये पता है ये नाम किसने दिया,
अरबों के द्वारा आया, जो इस एरिया के इर्द गिर्द रहते हैं उनको हिंदू कहते हैं। वो कहते हैं कि इस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, हिंदूनेस वाज नॉट अ सेक्टेरियन ऑफ रिलीजियस बट ए कल्चरल आइडेंटिटी, दैट हिंदू इज अ कल्चरल आइडेंटिटी, वन हु बिलोंग्स टू इंडिया इज अ हिंदू कल्चर, इफ इट कम्स टू ए हिंदू कल्चर, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। इसको भी कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से देखा। आई होप आप लोग इसको सही तरीके से समझेंगे। अप्रोच द एंड हैड टू बी जस्टिफाइड थ्रू द मीन्स, ये जो पूरा उनकी बुक का मैं पॉइंट लिखता हूं, उन्होंने क्या बोला है जिसके ऊपर इतना बड़ा बनाया। थ्रू द मीन्स नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, चेंजिंग द माइंड ऑफ द ऑप्रेसर वेयर एसेंशियल। यहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई है। द गोल कंप्लीट एंड इमीडिएट इंडिपेंडेंस वाज द मोर इंपॉर्टेंट देन द मीन्स। हमें पहले आजादी के लिए जाना चाहिए। The means could be non-violent, fighting openly with the British and even allying with their enemies. हम लोगों को अब यहाँ से थोड़ा सा गांधी जी से वो अलग हो जाएंगे कि हमें जल्द से जल्द आज़ादी चाहिए हमें, और इवन दो द मीन्स कुड बी नॉन वायलेंट, फाइटिंग ओपनली, यहाँ पे गांधी जी ओपनली बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं भाई ओपनली हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी अप्रोच अलग हो सकती है। आप यहां पे देखिएगा गोल क्या था, डेवलप द आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली इन 1920, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डोमिनियन स्टेटस, अपोजिट द नेहरू प्रपोजल। उन्होंने बिल्कुल नेहरू प्रपोजल को उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया था। नेहरू रिपोर्ट एक आई थी 1928 में, आपको याद होगा, ऐसे ये 1927 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये प्रपोजल आया था। 1928 को नेहरू रिपोर्ट बनती है ऑन द रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्लियर एंड फिल्म ऑन द आइडिया ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि भाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, तो हिंदू महासभा हो गए। इवन पीटी जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को बिल्कुल मना कर दिया था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही हेल्ड 1859 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चे ज्यादातर उनको इस चीज से, तो मुझे कहीं पे भी उनकी अप्रोच में कोई गड़बड़ नहीं दिखती है। सिमिलैरिटीज के तौर पे बात करते हैं, व्हाट वाज द सिमिलैरिटीज बिटवीन द गांधी एंड द वीटी सावरकर। Both were born in a traditional Hindu family, studied law and were the bar। अब यहाँ पे देखिए दोनों एक ही जगह से हैं, दोनों ने एक ही समय पढ़ा है। एडवोकेट फॉर द हिंदी एज ए कॉमन लैंग्वेज फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ भारत, दोनों ने यही बात की कि भाई हिंदी होनी चाहिए यहाँ पे। अब इन चीजों की बात करें ना, सो आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज, let's come for the commonalities, similarities rather than going for the differences, it will create a problem। Proactive सोशल रिफॉर्मर, अपोज द अनटचेबिलिटी, दिस आर द सोशल इश्यूज। अगर यहां पे कुछ होता तो बात करते कि नहीं होनी चाहिए अनटचेबिलिटी। रिफॉर्मिंग द हिंदुइज्म फ्रॉम विद इन द एंड एरेडिकेटिंग द कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस, रिफॉर्मर भी है। गांधी और सावरकर दोनों चीजों पे बिलीव करते हैं। रोट एक्सटेंसिवली ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, बोथ रोट बुक द सेम ईयर 1909। गांधी हिंद स्वराज एंड सावरकर द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस ऑन 1857, दोनों ने एक ही समय बुक भी लिखी। बोथ मैन स्पेंड टाइम इन, सबसे ज्यादा जेल में रहने वाले, देयर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ हिज सिविल राइट मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका टू एंड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन 1947, and Gandhi served approximately 7 years in jail. He was mostly a political prisoner, while Savarkar, apart from the minor arrests, served 13 years in Kalapani in Andaman. His release was conditional। अब यहाँ पे दिक्कत है कि कंडीशनल थी या नहीं। सो हमें ये पता चलता है कि कंडीशनल थी, बट लेटर ऑन सी कैन नॉट बी लाइक कंप्रोमाइज। तो बहुत सारी चीज़ों पे हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, बट ये चीज़ें आप जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यार हम गलत डिबेट में जा रहे हैं। आपको ये यूपीएससी पूछेगा, ये आपका मेन एरिया है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं, वरना अदरवाइज तो आप फंस जाएंगे। व्हाट वे द की कंट्रीब्यूशन ऑफ द गांधी, जब गांधी की बात आती है तो कंट्रीब्यूशन ही कंट्रीब्यूशन है, यानी आप थक जाएंगे बताते बताते। फादर, many of the ideas that are guiding principle for the present day in भारत आज भी चलते हैं। made the freedom struggle as a true national struggle, promoted the idea of equality, gave the non-violence as a method to achieve the independence by the changing the heart of the oppressor। ऐसा काम करिए कि आपका जो एनिमी हो उसका दिल बदल जाए, वो वहीं से बोले आपको कि भाई मुझे माफ करो, मेरे से गलती होगी, वो उनका काम था। What were the other key ideas of Savarkar? He evolved and enlightened the view of Hinduism, creating as a strong national character by nurturing the individual with the cultural and ideological root of Hindu culture। He was actually big towards like a religion, but what Hindu, that word actually was a Hindu culture। He was trying to कि Hindu culture के अंदर लोग आए, कि ऐसा तो नहीं है कि लोग अपने ही धर्म को भूल गए, अपने ही कल्चर को भूल गए।
For his strong ideas in whereas Savarkar was charged with station extradited and sentenced to the transportation for 2 life terms at amounting to 50-year sentence. लोगों को तैयार करना, अंग्रेजों को लगा कि ये भी एक थ्रेट हो सकता है हमारे लिए, एंड आफ्टर ही वॉज रिलीज विद अ कंडीशनल. ये वो बात है जिस पे सबको दिक्कत है, confinement from the jail. Savarkar was engaged in a massive social reform project in Ratnagiri. He worked to uproot the caste system, which is brilliant work. Educated the intercaste, dining intercaste religion marriage, intercaste and interreligional marriage, widow remarriage, female education, temple entry for all caste. इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको एक लीडर से? Savarkar was totally against the idea of the bifurcation of India. He held that the glorious past and culture of India borrow the strength from it. इसको अलग मत करिए, एक करके रखिए. भारत अलग नहीं बढ़ता, भारत को मिल के आगे ले जाना पड़ेगा, जो हमें करना है. अगर वीडी सवारकर के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो वो भी देश को एक करने की बात करते हैं. गांधी को देखें तो वो भी देश को एक करने की बात करते हैं. आप लोगों से भी वही उम्मीद करते हैं कि आप भी देश को एक करने की बात करें. लेट्स टॉक अबाउट द कॉमनैलिटीज गोइंग फॉर द सच काइंड ऑफ इररिलेवेंट टॉपिक्स जो हमें डिवाइड कर सकते हैं. So this is the best way how you can write your answer, and hopefully आप लोगों ने जो करंट अफेयर्स में एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें देखी, आई होप कि आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि यार ये चीज़ है. एंड कैनॉट लाइक आप कोई भी चीज़, कोई हर एक के आइडियाज़ अपने होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लिखते हैं. बट आई बिलीव दैट अगर आप हिस्ट्री की बुक उठा के देखेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमसे कोई गलती ना हो. Thank you so much for being with me. May Allah bless you all, and it was great pleasure to be with you. And I believe that कि आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, and I assure you कि आप फ्यूचर में भी इसी तरीके से क्लासेस लेते रहें. आई एम श्योर अबाउट इट लाइक कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा लगता होगा कि क्योंकि करंट अफेयर्स मैं बिलीव करता हूँ कि जब हम करंट अफेयर्स के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें नई पता चलती हैं, उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है. मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हिस्ट्री में कहीं पे भी दिक्कत है आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मेरे से आप इसमें अनअकैडमी की ऐप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. मेरे से जितनी भी बात होगी, मैं जितना आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है मैं ज़रूर करूँगा. और याद रखिए कि अगर आप मेरे किसी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ माई कोड Suhail 10, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. आई एम हियर टू गाइड यू, एंड इवन दिस इज़ द बेस्ट टाइम, राइट वे, राइट अप्रोच एंड राइट प्लेटफॉर्म जो आपको UPSC की जर्नी में कामयाब करवाएगा. पढ़ना आपको है, आंसर लिखना आपको है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं. So stay safe and stabilized. Thank you so much for being with Unacademy. Let's crack it. Bye bye.